कक्षा 10 के हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम नागार्जुन रचित कविता यह दंतुरित मुस्कान का भावार्थ जानेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको नागार्जुन से संबंधित जानकारी दी थी और उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बात कहना चाहूँगी, आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि नागार्जुन की कविता को जब हम देखते हैं तो उसमें हमें राष्ट्रीय चेतना दिखाई देती है, राष्ट्रीय आंदोलन की धड़कन सुनाई देती है। उनकी कविता में व्यंग्यात्मकता है। उनकी कविताएं राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत हैं। मातृभूमि के प्रति उनका प्रेम जो है वो सर्वत्र स्पष्ट परिलक्षित होता है। नागार्जुन की कविता में वामपंथी विचारधारा है। वे प्रगतिशील जनवादी कवि थे। जनता के सुख दुख, उनके संघर्ष, कष्ट, उसकी आस्था, जिजीविका को उन्होंने अपने काव्य में व्यक्त किया। सामाजिक भ्रष्टाचार, विभिन्न कारणों से समाज में हो रहे जो भ्रष्टाचार हैं उसका उन्होंने विरोध किया। उनकी एक प्रसिद्ध कविता है पोस्टर कविता, जिसमें कि व्यंग्यात्मक राजनीति कविताएं छपी थी। नागार्जुन की काव्य भाषा को जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि उनकी भाषा तत्सम शब्दावली के साथ साथ तद्भव और देसी विदेशी शब्द भी आवश्यकता अनुसार अपने अंदर समेटे हुई है। उनकी भाषा जो है वो मुहावरा प्रधान है। उनकी कविता बिंबात्मक है। उन्होंने अलंकार के स्थान पर बिंब विधान का प्रयोग किया है। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट चित्र उकेरते हुए उन्होंने दृश्यों को काव्य में पिरोया है। वो बहुत दिन बाहर रहे। 1962 में इन्होंने चीन विरोधी कविताएं लिखी और 1965 में इमरजेंसी जब लागू हुआ के विरोध में इन्होंने आपातकाल विरोधी कविताएं लिखी। जयप्रकाश आंदोलन का भी इन्होंने खुलकर समर्थन किया था। और इनकी जो रचनाएं आप किसी भी जगह देखेंगे तो सन्यासी जीवन काटकर ये बरसों बाद गृहस्थ बने और जब ये वापस आए तो उनको अपनी पत्नी, अपने बच्चों को जब उन्होंने देखा तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पत्नी का धन्यवाद किया कि उनकी पत्नी ने उनके बच्चों की देखभाल की। अपनी पत्नी की समस्याओं को ध्यान में रखकर उन्होंने कहा है हृदय में पीरा दृगों में लिए पानी, देखते पथ काट दी सारी जवानी। ये इनकी एक कविता की पंक्ति है जो उन्होंने अपनी पत्नी के विषय में कहा है। सारी जिम्मेदारियों को निभाती रही, जबकि कभी बाहर घूमते रहे, वो प्रवासी बन गए। और इस कविता में भी उनकी यही बात सामने आई है। इस कविता को मैं 2 भागों में आपको पढ़ाऊंगी। आज है पहली पंक्तियों को आप देखें। कवि जब घर लौटा है तो उसका बच्चा जो है जब कभी घर से गया था तो उसे सिर्फ इतनी सी जानकारी थी कि उसके घर में कोई नवजात शिशु आने वाला है। लेकिन जब वो लौटा है तो बच्चा बड़ा हो गया है और उसके मुख में दांत आ गए हैं। तो कभी छोटे बच्चे को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कवि कहता है कि तुम्हारे मुख में जो ये नए नए दांत आए हैं, दांत आने से पूर्व बच्चे का मुख पोपला होता है और उसकी अलग आभा होती है। लेकिन जब उसमें उसके मुख में छोटे दांत निकलने लगते हैं तो उसकी मुस्कान जो है आकर्षक बन जाती है। और यहाँ कवि भी जो है वो बच्चे के आकर्षक मुस्कान से बहुत ही जो है आकर्षित हो गया है और वो उसी के बारे में कह रहा है कि तुम जो ये मुस्कुरा रहे हो, निर्दोष मुस्कान है तुम्हारी, इसमें कहीं कोई कलुषिता नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। ये जीवन का संदेश देती है। ये मरे हुए शरीर में भी प्राण डालने की क्षमता रखती है। तुम्हारे शरीर में अंग प्रत्यंग धूलि धूसर तुम्हारे ये गात। तुम्हारा शरीर जो है वो धूल से अटा हुआ है, सना हुआ है और मुझे लगता है मानो तालाब में खिलने वाला कमल, जलजात यहाँ कमल के लिए इस्तेमाल हुआ है, तालाब में खिलने वाला जलजात
अर्थात कमल जो है वो तालाब में खिलना छोड़कर मुझ निर्धन, मुझ गरीब की झोपड़ी में खिल गया है। तुम्हारा जो स्पर्श है, और वो तालाब जो है वो पहले भी शायद पत्थर था, जिसको कि जब तालाब में कमल खिलता है तो वो पत्थर से तरल बन जाता है। ऐसा कभी, और ठीक वैसा ही कभी को लग रहा है कि मेरी ये कुटिया जो है, ये एक पत्थर थी, ये कुटिया पत्थर की बनी हुई थी मानो, और तुम्हारे स्पर्श से पिघल के जल बन गया है। आगे कवि कहता है, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े से फालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं मैं फिर। यहां कभी कहता है कि तुम जो है बिना पलक झपकाए मुझे देख रहे हो, तुमने मुझे नहीं पहचाना है। क्या मैं तुम्हें देखता रहूं, ऐसे ही तुम देखते रहोगे? शायद थक गए हो, तुमने मुझे अभी नहीं पहचाना, तुम मुझे नहीं पहचान पाए, कोई बात नहीं। यहाँ बात है कि बच्चा अभी बहुत छोटा है, वो भोला भाला है, सुंदर है, और वो कवि को पहचान नहीं पा रहा है। ये पहले के 2 अंतरे की जो व्याख्या मैंने की है, इसको आप सुन के गौर से इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखें। कल आपको